व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। देखिए यहाँ पर जो कोड दी गई है ये बहुत ही शानदार कोड है। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे जैसे हम लोग देखिए बचपन से बड़े होते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम लोग सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम किसी क्रिकेटर को देखते हैं तो हमारा क्रिकेटर बनने का मन कर जाता है। अगर किसी एक्टर को देखते हैं तो एक्टर बनने का मन कर जाता है। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं हम अपने अपने सपने संजोते जाते हैं। उन सपनों की हेल्प से ही हम अपने गोल तैयार करते हैं आगे चल के कि हमको जो टारगेट होना चाहिए ये होना चाहिए, और उसी के बेस पर हम वर्क करते हैं। पर लेकिन अगर लाइफ में किसी भी टाइम ये जो सपने हैं, ये टारगेट हैं, ये जो गोल हैं आपके, वो खत्म हो जाते हैं, आप उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, तो एक तरीके से वो जीते जी आत्महत्या हो गई। मतलब ये है कि जो वो सपने हैं वही आपके लिए एक ड्राइविंग फोर्स थे। जिस तरीके से गाड़ी के अंदर फ्यूल की जरूरत होती है, आज हम डिस्कस भी करेंगे इसी का एक आर्टिकल कि गाड़ी को चलाने के लिए जिस तरीके से आज की डेट में ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब जो डीजल और पेट्रोल से चलाई जाती थी, पर आज की डेट में बैटरी पर फोकस किया जा रहा है। तो जो बैटरी पे वहां हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जितनी स्ट्रोंग वहां पर बैटरी होगी, वो बैटरी जितनी स्ट्रोंग होगी उतनी ही ज्यादा गाड़ी, जो आने वाली गाड़ी है जो बैटरी के ऊपर चलने वाली है, वो उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो आपके लिए जो बैटरी है वो आपके सपने हैं, जो चिंगारी आपको अंदर प्रोड्यूस की जाती है वो आपके सपनों के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। वो आपके मन में जो चल रहे हैं विचार उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। अगर आप उन्हीं को बुझा देंगे, अगर आप उस बैटरी को ही निकाल देंगे तो किसी भी गाड़ी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की बात चल रही है, अगर पेट्रोल और डीजल ही निकाल दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये पेट्रोल, डीजल, बैटरी, यही तो एक मोटिवेटिंग फोर्स है जो कि आपकी गाड़ी को चलाता है। तो हमेशा उसको बरकरार रखिए और कभी भी उसको एक ऐसी डायरेक्शन में न ले जाइए जहां से कि आपको मतलब नर्वसता हासिल पड़े। हमेशा पॉजिटिविटी में रहिए और फोकस कीजिए कि देखिए अगर किसी भी काम को कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो आराम से उसको अचीव कर ले जाएंगे आप लोग। तो 8 जुलाई है, देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये यहाँ पर पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टडी IQ के। आप लोग इनसे रिलेटेड किसी भी एग्जाम से रिलेटेड ये कोर्स खरीद सकते हैं। SSC, बैंकिंग और अदर एग्जाम जैसे कि UPSC के नई पेन ड्राइव लॉन्च की गई है। ये बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाई गई है यहाँ पर जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, तो आप घर बैठे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो वाला फर्स्ट आर्टिकल है ये इंडिया और इजराइल के रिलेशन से रिलेटेड है। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल की विजिट पर गए हैं तो फिर से नया आर्टिकल आया, काफ़ी अच्छे डायमेंशंस हैं, हम इस आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड है, तो इस वाले आर्टिकल को हम लोग अच्छे से देखेंगे, बताएंगे कौन कौन सी कंट्री किस तरीके से फोकस कर चल रही है। ये वाला जो आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है, ये वाला आर्टिकल बिहार की पॉलिटिक्स से दिया गया है, खासकर बिहार की पॉलिटिक्स बोल सकते हैं और इसको थोड़ा सा मतलब नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है बिहार में, जब से जो नए प्रेसिडेंट कैंडिडेट को नॉमिनेटेड किया गया है तब से लेकर बिहार में खलबली मची हुई है। क्यों? क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव जी हैं वो उस कैंडिडेट को अपोज कर रहे हैं और जो नीतीश कुमार जी हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, और अगर बिहार में आप लोग देखें कि बिहार में जो गवर्नमेंट है वो दोनों से मिलकर बनी हुई है, तो ये मानने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में ये गठबंधन टूट सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है, देखिए अभी इलेक्शन होने वाले हैं आगे 2019 में, ठीक है। तो 2019 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करने की बात चल रही थी, पर लालू प्रसाद यादव ने कहा अभी कुछ दिनों पहले कि प्रियंका गांधी को कर दीजिए आगे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पे और सारा महागठबंधन मिलकर उनके साथ काम करे। पर लेकिन ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है। अब नीतीश कुमार उससे दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं, जो गठबंधन बनाया गया था स्टार्टिंग में। इसके अलावा और भी कई सारे इश्यू चल के आ रहे हैं, जिस तरीके से आगे भी हमको न्यूज एनालिसिस में देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ है, घोटाले में फंसे हुए हैं लालू प्रसाद यादव जी, ठीक है। तो जो जिस घोटाले में फंसे हुए हैं तो कई सारे मिनिस्टर भी कई अपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो लालू जी के ऊपर भी केस है, राबड़ी जी के ऊपर भी, और उनके बेटे हैं जो आज की डेट में उप मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भी केस है। तो उन सबको बोला, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो इनके बेटे हैं, इनके जो पुत्र हैं उनको यहाँ से हटाया जाए क्योंकि इससे छवि खराब हो रही है। तो कई सारे ऐसे इशू बनकर आ गए हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने यह भी बोला था कि देखिए अगर सब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और जो यूपी में मायावती और अखिलेश यादव सब मिलकर साथ में आ जाएं तो जो 2019 के जो इलेक्शन है उसमें हम बीजेपी को गवर्नमेंट में आने से रोक सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं, हालांकि जो कंडीशन आज की डेट में बन गई है तो महागठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जिस तरीके से 2000 अभी जो इलेक्शन हुए थे बिहार में 2015 में, तो वहां पे क्या हुआ था, चुन के आए थे, मतलब गठबंधन चुन के आया था, महागठबंधन जिसको बोला जा रहा था। तो उसी महागठबंधन के तौर पर ये 2019 के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ओके, तो यही सब यहाँ पर इस आर्टिकल में दे रखा है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल में पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है पॉलिटिक्स में। तो प्रेसिडेंट कैंडिडेट के ऊपर अब दोनों बट गए हैं पार्टी अलग अलग।
जो नीचे वाला आर्टिकल है ये अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड है। इस अर्बन प्लानिंग में क्या बताया गया, कंपेयर किया गया दो जगह का, कहाँ कहाँ का, इंडिया की अर्बन प्लानिंग का कंपेयर किया गया है किसके साथ में, ये किया गया सिंगापुर के साथ में। ठीक है, तो देखिए अगर इंडिया में आप लोग अर्बन प्लानिंग देखें, पहले तो यही आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए जो 73rd और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होके आए थे, 73rd के हिसाब से क्या आया था, यहाँ पे पंचायत राज सिस्टम आया था, ठीक है, 1992 में। और जो 74th अमेंडमेंट आया था, यहाँ पे क्या था, म्यूनसिपैलिटीज आया था। तो ये क्या होता है, ऊपर सबसे सेंटर होता है, उसके नीचे स्टेट होता है, स्टेट के नीचे फिर क्या होता है, ये म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत होती हैं। तो ये थर्ड टायर गवर्नमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो थर्ड टायर गवर्नमेंट के अंदर भी अगर हम घुस जाएं किसी सिटी के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लेके जिक्र किया है दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली के साथ में फिर इन्होंने सिंगापुर की बात की गई है। तो दिल्ली में जिस तरीके से म्यूनसिपैलिटीज डिवाइडेड है, देखिए होता क्या है, मान लीजिए आज की डेट में यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है ना, 3 एरिया है, यहाँ पर 3 एरिया एक साथ में कनेक्टेड है, थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं पर। अगर किसी एक एरिया में कोई खुदाई करके चला जाता है, तो देखिए कोई दूसरा ऑफिस होता है, वो आके इसको सही करेगा। तो मतलब हर एक एरिया जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर वो बोलते रहते हैं कि यार ये तेरे वाला एरिया है, तूने सही करना था, ये तेरे वाला काम है, तुझे सही करना था। मतलब एक सेपरेशन ऑफ पावर ढंग से नहीं है, किस एरिया में किसको वर्क करना चाहिए, एक तरीके से वो वाला काम नहीं है। जबकि सिंगापुर में देखा जाए, अगर ये वाला एरिया है तो ये सारे एरिया डिवाइड कर रखे हैं। इस वाले एरिया में जो भी वर्क होगा A to Z वो सेपरेट होगा। मतलब यहाँ पे जो भी पुलिसिंग वगैरह भी सेपरेट होगी यहाँ पे, बल्कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है, कि यहाँ पर ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसके साथ में फिर दूसरी के साथ में अगर कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पे भी हमारा इंडल्ज हो जाती है कई सारी चीजें। मतलब डिस्ट्रिक्ट अलग है हमारे यहाँ पे और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है। अगर देखा जाए तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप लोग कई बार वोट नहीं डालते होंगे, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ जाते हैं आप लोग। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चक्कर है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता होगा नॉर्मल, ठीक है। तो होता क्या है ये, तो ये इसीलिए होता है कि एक प्रॉपर वे में चीजें डिवाइड नहीं है। पर लेकिन जो सिंगापुर में है वहां प्रॉपर लेवल में चीजें डिवाइड है, एक एरिया प्रॉपर वे में आइसोलेटेड फ्रॉम दूसरे एरिया, जिससे कि वहां पर प्रॉपर एरिया कंप्लीट टैकल किया जा सके। मतलब कुछ भी अगर वहां पे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर पुलिसिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इस वाले एरिया की कंप्लीट सेपरेट है वो। तो ये बोल रहे हैं कि जो हम स्मार्ट सिटी का मिशन चला रहे हैं, हम जो स्मार्ट सिटी का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमको थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग भी करनी चाहिए। हमको कुछ सीखना चाहिए सिंगापुर जैसी कंट्री से। हमको उनके हिसाब से फोकस, मतलब जिस तरीके से वो अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करते हैं, हमको भी उसी तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए। हमको अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए। और जिस तरीके से ह्यूज पॉपुलेशन है हमारी एज कंपेयर टू सिंगापुर, और आगे आने वाले टाइम में हम लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री भी बनने जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एक प्लानिंग भी, एक स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पुराने बेस हैं उसी के ऊपर हम चले आ रहे हैं कि ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी चेंज आने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल सिटीज़ बन सकें, जो कि हम स्मार्ट सिटी का मिशन चला के चल रहे हैं। तो उसी के ऊपर इनका फोकस दिया गया है, ठीक है। स्मार्ट सिटी के मिशन के ऊपर में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं एक आर्टिकल। आप लोगों को बताना है कि ये प्रोजेक्ट कब से कब तक का स्टार्ट किया गया है और कितनी सिटी के इसमें जिक्र किया गया था कि इतनी सिटी स्मार्ट सिटी बनानी है। तो आप लोगों को टाइम लाइन बतानी है और नंबर ऑफ सिटीज बतानी है नीचे कमेंट बॉक्स में, ओके। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आइए अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि जून की जो पीडीएफ है वो भी मैं मर्ज कर डालूं सारी। तो मैंने जून की भी मर्ज कर दी है। तो आप लोगों को ये पीडीएफ जो है कंप्लीट जून की जो पीडीएफ है वो नीचे टेलीग्राम में भी मिल जाएगी और फेसबुक पर पेज है वीर के नाम से, उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोनों जगह से आप जहां से भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो स्टार्टिंग से जिसने अब तक सारी पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है वो सारी पोस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो आराम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिसने अब तक नहीं किए हैं, जिसने कर रखी है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग उनको आराम से रिवीजन करने में उसका आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। देखिए कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस करते हुए छोड़ दिया था, मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो उस आर्टिकल के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो आर्टिकल था जीएम क्रॉप्स के ऊपर था। तो जीएम क्रॉप सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए जीएम क्रॉप्स होती क्या है। इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोला जाता है। ये ऐसी क्रॉप होती है जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं। तो नॉर्मल क्रॉप्स में क्या होता है, मतलब जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है, या फिर कीट पतंगे लग जाते हैं उसका इंपैक्ट पड़ता है, या फिर पानी की कमी रह जाती है उसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। पर जो जीएम क्रॉप बनाई जाती है वो ऐसी बनाई जाती है कि जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है, अगर कोई भी इस तरीके का इंपैक्ट डालती है एग्रीकल्चर पे हमारी, तो उन सबको इस तरीके का मतलब डेवलप किया जाए, क्रॉप्स को उस तरीके के बीज बनाए जाएं और उनसे फिर फसल उगाई जाए, ताकि जो ये क्रॉप्स हैं इन पर इन सब चीज़ों का बहुत कम इंपैक्ट पड़ने लगे। कीट पतंगे का मतलब पानी की भी ज़्यादा जरूरत ना पड़े उनको आराम से, तो इस तरीके की चीज़ों से डेवलप किया जा सके। तो ये जीएम क्रॉप है। तो जीएम क्रॉप के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर
तीन व्यूज थे। एक तो था लेफ्ट व्यूज। देखिए लेफ्ट व्यूज क्या होता है, हमेशा इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज रहते हैं वो उनको हमेशा अपोज करते हैं। उन्होंने क्या बोला था, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए हमारी खुद की एक देसी नस्ल है, हम जो यहाँ पर उगाते हैं, अगर हम जीएम क्रॉप के पीछे भागेंगे तो हमारी खुद की जो देसी नस्ल है, जो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारे एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से जो सस्टेनेबल है, वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खत्म कर देगी, अपना अस्तित्व खत्म कर देगी वो तो। और इसके अलावा जो जीएम क्रॉप आ रही है, जीएम क्रॉप में क्या होता है, वो बीज डेवलप किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, और एक बार इनको बोने के बाद में फिर से हम लोगों को इनके पास जाना पड़ता है कंपनी के बीज खरीदने के बाद में। जबकि जो हमारी नॉर्मल क्रॉप होती है वहां पे क्या होता है, हम अपनी नॉर्मल क्रॉप से ही बीज निकाल लेते हैं और फिर उनसे अपना फसल आगे करते रहते हैं। उनसे बीज निकले फिर आगे चल दिया, तो उसी को हम अपनी फसल को ही बीज बना लेते हैं। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, आपको हर बार बीज खरीदने पड़ेंगे, डिपेंडेंसी होगी इनके ऊपर। इसके अलावा और भी कई बातें हैं। क्या बातें हैं कि ये माना जाता है कि जहां पर जीएम क्रॉप है, ऐसा नहीं है कि जीएम क्रॉप ही ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। जहां पर अगर आप लोग ढंग से चीजों को डेवलप करके चलें, अपनी खुद की एग्रीकल्चर की एक्टिविटी, मतलब अगर वहां पे सोयल हेल्थ के ऊपर ढंग से फोकस करके चले तो हमारी खुद की नस्ल ही काफी फायदेमंद है। और जीएम क्रॉप के कई नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है बहुत बार। जीएम क्रॉप क्या होता है, हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है कई डायरेक्शन में। ये रिसर्च के तहत और कई सारी रिसर्च कंट्रियों के द्वारा भी की गई है, अलग अलग, ये हमारी कंट्री के नहीं, ग्लोबल वर्ल्ड की बात की जा रही है, वहां पर भी इसी तरीके से इंपैक्ट डालता है। तो ये बात सुनने को आती है बार बार कि किस तरीके से जीएम क्रॉप को कंट्रोल करना चाहिए, और हर बार इसका अपोज किया जाता है कि जीएम क्रॉप जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए। खासकर जो भी हमारे लोकल एरिया के फार्मर है वो भी इसको मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से, क्योंकि जो बीज वगैरह खरीदे जाते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं अगर देखा जाए तो, एज कंपेयर टू जो हमारे नॉर्मल खेती की जाती है उनके कंपेयर में। इसके अलावा और भी कई सारी बातें बोली जाती है, जैसे इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डालती है या फिर हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा सीड भी कई बार क्या पाए जाते हैं, महंगे तो होते ही होते हैं, कई बार बेकार भी निकल जाते हैं वो। तो और भी कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये सारी प्रॉब्लम आती हैं इनमें। तो ये लेफ्ट वाले बिल्स को जस्ट अपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और हमारी लगभग 50 से 60% जो पॉपुलेशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिपेंडेंट एग्रीकल्चर के ऊपर है, और हमारी एग्रीकल्चर ही किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो वो हमारी एग्रीकल्चर की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट वाले, ओके। अब जो राइट वाले आते हैं, राइट वाले क्या करेंगे, अब इन सब चीजों को सपोर्ट करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए, जो पहले हम दूसरी कंट्री से क्या किया करते थे, हम सारी चीज एक्सपोर्ट किया करते थे। कॉटन को ले लीजिए, चीज एक्सपोर्ट किया करते थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं हमेशा, और मैक्सिमम डिपेंडेंट रहते हैं दूसरी कंट्री के ऊपर। पर लेकिन जिन खेतों में अगर कॉटन लगाने की बात की जाए, कॉटन की बात, कपास की बात जो हम करते हैं, तब से वो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला जाता है, जिसे मैंने आप लोगों को बताया, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उनमें क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, एक तो इरिगेशन की इनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, फर्टिलाइजर की भी इनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्लाइमेट चेंज का इनके ऊपर कम इंपैक्ट पड़ता है, और इसके अलावा जो कीट पतंगे हैं वो भी इनके ऊपर कम इंपैक्ट डालते हैं। तो ये कई सारे और बेनिफिट ये गिनाते हुए बोल रहे हैं कि जीएम क्रॉप हमारे फार्मरों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंसी घटाते हैं। जिस तरीके से हम फर्टिलाइजर्स वगैरह इन सब चीजों, पेस्टिसाइड जो कि कीट पतंगों को मारने की दवाई होती है, जिससे किसान का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी कम करते हैं। उससे जो किसान का पैसा बचता है वो उसको किसी और डायरेक्शन में लगा सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, हेल्थ के ऊपर लगा सकता है, और भी कई सारे इश्यूज होते हैं, अपने घर को पक्का कर सकता है। तो काइंड ऑफ चीजें भी वो कर सकता है अगर उसके ऊपर यहाँ से पैसे बच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, हमारे यहाँ पे जो खेत है वो बहुत ही छोटे छोटे खेत हैं, तो अगर उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है या बहुत ज्यादा उनके ऊपर पैसा लग रहा है तो हमारे किसान को फायदा नहीं होने वाला है। और जिस तरीके से फार्मर की इनकम डबल करने का भी बात की जा रही है 2022 तक, तो वो इनकम भी डबल इसी तरीके से होगी जब तक कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम लोग नहीं यूज करेंगे, तब तक वो डबल होने का भी सवाल पैदा नहीं होता। तो वो भी हमारा फोकस तभी हो पाएगा जब हम ये सब चीजें कर पाएंगे। ये बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी इतने लेट हो चुके हैं, ये तो हमको बहुत पहले इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था, और आज की डेट में भी इसका अपोज हो रहा है। तो ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रहा है कि इसका अपोज क्यों किया जा रहा है आज की डेट में भी। तो ये वाला आर्टिकल में कंप्लीट डिस्कशन किया गया है। अब जो सेंटर वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लेफ्ट वालों का ही सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। खासकर हम लोगों ने नॉर्मली देखा है द हिंदू आर्टिकलों में ऐसा ही होता है कि लेफ्ट ओरिएंटेड ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। जो सेंटर वाले हैं वो भी लेफ्ट वाला ही फोकस थोड़ा दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो बोल रहे हैं देखिए, अगर आप चाहते हैं कि फूड सिक्योरिटी बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे किसानों की एक अच्छी सेहत बनी रहे, हमारे किसानों की एक अच्छी इनकम आती रहे, तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी का फायदा लेना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के अंदर घुसना ही पड़ेगा। बिना टेक्नोलॉजी ये सब चीजें इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती है। और जिस तरीके से आज की डेट में भी हमारे यहाँ पर जितना ज़्यादा वेस्ट भी होता है एग्रीकल्चर में, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी अगर पैदावार नहीं बढ़ाई जाती है, आने वाले टाइम में तो हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है बहुत अच्छे लेवल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में कई बार क्या होता है
कि हम न्यूट्रिशन के लेवल भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी भी की जा सकती है। कम खाने से ही हमारे जो भर पोषण है हमको आहार मिल सकता है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग इसकी हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसको अलाउ कर देना चाहिए। हमको अपनी जो देसी नस्ल है उन पर भी फोकस करके चलना चाहिए साइड बाय साइड। ऐसा नहीं है कंप्लीटली इस पर फोकस करना चाहिए, पर लेकिन कुछ एरिया हम लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए कि इन एरिया में ये वाली फसल करेंगे और इस एरिया में ये वाली फसल करेंगे, जिससे कि दोनों मेंटेन रह सके, हमारी फूड सिक्योरिटी भी रहे और हमारा इन्वायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहे। तो इस तरीके से हम लोगों को पैरेलल में फोकस करके चलना चाहिए। और हमेशा से देखिए, अगर कहीं पे आप कंक्लूजन दे रहे हैं तो इसी तरीके का आप लोगों को कंक्लूजन देना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन देना चाहिए। कभी भी एक साइड में नहीं जाना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। हमेशा एक मिड पाथ लेना चाहिए, बुद्धा वाला पाथ लेना चाहिए, जिसने मिड पाथ बोला था बुद्धा जी ने। उन्होंने क्या कहा था, ना तो ज्यादा एक्सट्रीम हो और ना ही ज्यादा बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। एक नॉर्मल पाथ में चलो, आप बिल्कुल मिड वाले पाथ में चलो, ठीक है। ना तो बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाओ और ना बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाओ, तो एक ग्रे पोर्शन में रहो हमेशा। तो ये हमेशा से सुनने को आता है। तो यही सबसे बेस्ट वे भी होता है चीजों को टैकल करने का। तो हमेशा इसी तरीके से फोकस देके हम लोगों को चलना चाहिए। तो यहां पर ये बात बोली गई है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। अब ये वाला आर्टिकल राकेश सूद जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया और इजराइल के रिलेशन पे बात चल रही है। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इजराइल के विजिट पर गए हुए हैं, तो वहां से ये आर्टिकल निकल कर आ रहे हैं इसी तरीके के हिंदू में। तो देख लेते हैं, काफी अच्छा आर्टिकल है ये। इस आर्टिकल में क्या क्या जिक्र किया गया है, पहले आप लोग इजराइल का एक बार देख लीजिए पढ़ता कहाँ पे है। ये वाला पोर्सन यहाँ पर पढ़ता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अगर जूम करके हम लोग देखें तो आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इससे। ये देखिए, इससे रिलेटेड एक आगे भी आर्टिकल है, तो वहाँ पे मैंने मैप डाला है। तो ये वाला आर्टिकल भी यहाँ पर दे रखा है। तो ये वाला इजराइल हो गया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में यहाँ पर बाद में देख लेंगे। वैसे डेड सी पड़ता है यहाँ पे, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन की कौन कौन सी बाउंड्री को टच करता है ये जो डेड सी है। चलिए वो बाद में देखेंगे, पहले अपना मुद्दे देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहे हैं। हम ये सब चीज़ें हमने कल भी देखी थी कि इजराइल जो है वो बहुत ही मतलब पहले से ही वो इच्छा कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे बन जाए। और बेंजामिन नेतन्याहू ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि जो हमारे इजराइल, जो हम बहुत सालों से, हम 75 सालों से अब आपका वेट कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने एक मतलब लाइन भी बोली है, ये है ये मैरिज, ठीक है ना। तो बोला है इन हेवन मिराज, ठीक है ना। तो इसको बोला है इन्होंने। तो मतलब ये है कि नेतन्याहू जो है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है, वो तो सीधा सीधा मोदी जी के साथ में मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं। वो बहुत ही दिनों से इस पे फोकस किए हुए थे। और उन्होंने देखिए, जब उनको मतलब लेने आए मोदी जी को, तो उनको उसी तरीके से रिसीव किया उन्होंने जिस तरीके से यूएसए के प्रेसिडेंट को रिसीव करते थे और पोप को रिसीव करते थे। तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आके उन्होंने इस तरीके से रिसीव किया। कैसे रिसीव करते थे कि जब भी वो उनको लेने आते थे इनको, मोदी इनको, यूएस के प्रेसिडेंट को और पोप को, तो स्पिरिचुअल लीडर को लेके आते थे सारे फेथ के, मतलब जितने भी वहां पे फेथ है, जितने भी वहां पे धर्म है, तो सबके स्पिरिचुअल लीडर उनके साथ में आते थे। तो इसी तरीके से उन्होंने रिसीव किया है मोदी जी को, ठीक है। तो ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। तो अच्छे रिलेशन बनाने की बात पहले से वो करते रहे। और इसके बाद में आगे रिलेशन की क्या बात चल रही है, देखिए जो रिलेशन है वो लगभग 25 साल से इस्टेब्लिश करने की हमारी बात चल रही है। 25 साल से लगभग हम इसमें लगे हुए हैं। उसमें क्या क्या आता है अगर देखा जाए तो, पिछले टाइम में अगर कुछ देखा जाए तो सबसे पहले जो बात की जा रही है, वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो सिमोन पेरिस यहाँ पर आए थे फर्स्ट विजिट 1993 में। तो 1993 में ये विजिट जब हुई थी, तो फर्स्ट विजिट इनकी साइड से हुई थी, आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे फिर हमारे जसवंत सिन्हा जी हैं, वो गए 2002 में, वो 2000 में। जिस तरीके से हम लोगों ने कल देखा नहीं था, चेयर वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे दूर दूर रखे हुए थे, फिर जसवंत सिंह जी के टाइम पे थोड़े पास आ गए, नरसिम्हा के टाइम पे, उसके बाद में फिर अटल बिहारी जी के टाइम पे कुर्सियां आमने सामने आ गई, और मोदी जी के टाइम पे कुर्सियां बिल्कुल पास में आ गई। तो ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, कार्टून वाला जो पोर्शन था हम लोगों ने कल देखा था। तो उसी तरीके से रिलेशन यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से अगर देखा जाए। फिर इनके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट देखिए वहां पे ऐसे ही होते हैं जिस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वो एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है। मतलब एक तरीके से इनके, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज्यादा पावर होती है, अगर देखा जाए तो उसी तरीके से वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो प्रेसिडेंट की विजिट ऐसी कुछ खास नहीं मानी जाती। तो उनकी साइड से प्रेसिडेंट आए, फिर हमने भी अपने प्रेसिडेंट भेजे। उनकी साइड से 1997 में आए, हमने कब भेजे, 2015 में भेजे, ठीक है। तो फिर मतलब देखिए उनके जो प्राइम मिनिस्टर आए थे 2003 में आए थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं 2017 में। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लुका छुपी वाला खेल चल रहा था। ऐसे नहीं होता जैसे कि मतलब लोगों के सामने नहीं निकल के आना है, बस आराम आराम से चीजें चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे चल रहे हैं, तो दोनों जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल रहे हो, बस लोगों को दिखाना नहीं है कि हमारी मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो आप इस मतलब इस तरीके से इस रिलेशन को समझ सकते हैं। सब कुछ है दोनों के बीच में, पर लेकिन लोगों के सामने नहीं लाना चाह रहे थे। एक ऑप्टिमम टाइम का वेट कर रहे थे कि कब दोनों एक अच्छा समय आए और दोनों एक तरीके से एक तरीके से डिक्लेयर कर दें कि हम शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से मतलब थोड़ा फनी वे में इसको समझ सकते हैं, ओके।
इसके अलावा देखिए मिलने की बात मैंने आप लोगों को बोली है, दोनों लीडर हमेशा डायरेक्ट न मिलकर हमेशा जो यूएन की जो जनरल असेंबली की मीटिंग हुआ करती थी उसमें से टाइम निकाल के मिला करते थे, सामने नहीं मिल के आया करते थे, एक दूसरे को विश भी करते रहा करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हमारा त्योहार होता है दिवाली, ऐसे ही इनका भी त्योहार होता है ज्यूस का, उसको बोलते हैं हनुका, ठीक है। तो इनका भी त्योहार होता है, तो दोनों एक दूसरे को विश भी करते रहते थे। तो बिल्कुल मैटर ऐसे ही चल रहा था जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का छिप कर मिलते रहते हैं। तो आप लोग रिलेशन को समझ पाएंगे इनके अच्छे से अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बैकग्राउंड में माइंड के रखेंगे तो, ओके। इसके अलावा देखिए जैसे कि आप लोग एक मूवी का नाम यहाँ पर और ले सकता हूँ, ये वाली स्लाइड देखिए, टू स्टेट मूवी हम लोगों ने देखी है। तो टू स्टेट मूवी में क्या हुआ है, दोनों साइड की फैमिली को पहले मनाया गया है, ठीक है। फैमिली को मना के मुश्किल से किसी तरीके से जद्दोजहद करके तब उन दोनों की शादी हुई थी। इसी तरीके से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मोदी ने क्या किया, पहले देखिए यूएई जो कि चिढ़ते हैं सारे, ये सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, तो इन सबको पहले क्या किया, पहले इन सबकी विजिट की, तो इन सबको बनाया, इनके साथ में अच्छे रिलेशन बनाए, तब जाके इजराइल की ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ के जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट है उनको भी अभी मई में बुला लिया पहले ही, तो उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बना लिए। तो कहीं ना कहीं हम पहले ही माइंड में एक मतलब ट्रिक लेकर चल रहे थे कि पहले जो भी दुश्मन है उनको बता दो कि आपके साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं, इसके बाद में दूसरों के साथ में हम अपने रिलेशन हमने बढ़ाने स्टार्ट किए। तो ये बात बोली जा रही है, तो बिल्कुल आप लोग कॉन्सेप्ट मतलब कंपेयर कर सकते हैं चीजों को याद रखने के लिए। तो पहले इनको मनाया गया ताकि इनके साथ में रिलेशन न बिगड़ जाए। आखिर इनको मनाने की जरूरत क्या थी, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। जरूरत ये थी क्योंकि ये ऐसी कंट्री है जिनके ऊपर हम कंप्लीट डिपेंडेंट रहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। यहाँ से हमारी एनर्जी निकल के आती है, जितने भी हमारा ऑयल प्रोड्यूसिंग, जितना भी हमारा ऑयल होता है वो मैक्सिमम इन्हीं कंट्रीज से होता है। तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इन्हीं से पूरी होती है, तो इनको भी हम गुस्सा नहीं कर सकते, तो इनको भी साथ में लेके हमको चलना है। जिस तरीके से हमने मतलब इनके साथ में कॉन्टैक्ट बनाया उससे सीधा सीधा यही दिखता है कि पहले हमने इनको मनाया और उसके बाद में इजराइल के साथ में हमारी मीटिंग हो रही है। तो देखिए 2014 से लेकर 2017 में मीटिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्लान के थ्रू ये सारा काम किया गया है, ऐसा नहीं है कि रैंडम सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है। इसके अलावा पहले वाला वो देख लेते हैं, तब आगे आऊंगा यहाँ पर। तो देखिए हमारे यहाँ पे इनके साथ में कोऑपरेशन क्या क्या है, और यहाँ की जो मोसाद है वो बहुत ही एक हाई इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। जब हमारे यहाँ पे मुंबई में 2008 में अटैक हुआ था, तब भी उन्होंने बोला था कि हमको टाइम दीजिए, हम बिल्कुल मैटर को सोल्व कर देंगे बड़ी जल्दी, जिसको हम टैकल करने में हमको 3-4 दिन लग गए थे, ठीक है। तो रिसर्च एनालिसिस जो रो है हमारी, तो ये हमारी एजेंसी है और ये मोसाद है, तो इनके बीच में भी रिलेशन पहले से ही ठीक ठाक है, अच्छे रिलेशन चलते हुए आ रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की और भी हम लोग बढ़ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में डायलॉग हुआ था लगभग 2000 में, 1999 में, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर हम लोग पहले से ही वर्क करते हुए आ रहे हैं, तो हम एक दूसरे को समझते भी हैं अच्छे से। यहाँ पर यह बोला गया है कि देखिए इजराइल जो है, देखिए हम इजराइल को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, इजराइल हमारे पीछे पड़ा हुआ है जिस तरीके से बार बार कि यहाँ पे रिलेशन बढ़ा लो, पर लेकिन हम उनको इतना एक तरीके से खुल के सामने नहीं आ रहे थे, तो फिर भी वो हमको अच्छे से समझ रहे थे। तो इजराइल के साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। जब हमने न्यूक्लियर अपना टेस्ट किया 1998 में, उस टाइम पे इजराइल ऐसे कैसी कंट्री था सपोर्ट में आया था, वो समझते थे कि हमारी जरूरत है, ठीक है। तो बाकी कंट्री ने तो सबने नाते तोड़ दिए थे उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसी की किडनी मांग ली हो हम लोगों ने, पर लेकिन इजराइल हमारे सपोर्ट में आया था। तो इजराइल हमको समझता भी है, ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छी जैसी हस्बैंड और वाइफ में होती है। तो नेतन्याहू और मोदी जी के बीच में उसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है यहाँ पर आज की डेट में भी, ओके। तो आने देखिए, और इसके बाद में अगर काउंटर टेररिज्म की बात की जाए तो इजराइल सबसे पहले हमारे साथ में आता है। और 2000 से अगर बात की जाए, 2000 में सरफेस टू एयर मिसाइल ब्राक 1 की बात कर रहे हैं, जो आज की डेट में ब्राक 8 भी हो चुकी है। इसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं वो भी इजराइल हमको हमेशा सप्लाई करता रहता है। इजराइल की सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ में ट्रांसफर करता है, बाकी कंट्री ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो MiG-20 थे उनको भी सही करने के लिए मतलब इजराइल जो है हमेशा हमारे सपोर्ट में रहता है। कारगिल वार को ले लीजिए, तब हमारे सपोर्ट में रहा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इजराइल का अगर लार्जेस्ट पार्टनर है किसी और तो वो इंडिया है, और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पार्टनर इजराइल है। इजराइल के 40% जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया खरीदता है। तो एक अच्छे लेवल पे हम इनके साथ में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे उसके डायमंड इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है। इजराइल के साथ में हमारे 1992 से ही पहले से अच्छे व्यापार चले आ रहे हैं। और इसके अलावा साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में और वाटर के एरिया में भी हम लोगों ने देखा है। टूरिज्म इंडस्ट्री, देखिए आप लोग जहाँ भी टूरिज्म इंडस्ट्री का नाम आता है, एक लाइन हमेशा देखते होंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। क्या रीजन होता है इसका? इसका रीजन ये होता है, देखिए जब ग्राउंड लेवल पे हम लोग आपस में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लीडर तो मिल ही रहे हैं,
जब आदमी भी और हमारे इंसान भी मतलब सिटीजन भी आपस में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो एक अलग ही तरीके का कॉन्टैक्ट निकल के आता है, तो वो एक अच्छे वाली बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने हमेशा से देखी है कि टूरिज्म इंडस्ट्री पे अगर किसी भी कंट्री का आते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में ये हमारा फोकस साथ दे रहे हैं, वाटर में, रिसोर्सेज में और स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, वो तो सब चल ही रहा है। इसराइल देखिए पुराने टाइम से ही कहीं ना कहीं उसके माइंड में चल रहा है कि इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे बनाकर रखने ही रखने हैं। तो ये पहले से ही 15 सेंटर ऑलरेडी यहाँ पर डेवलप कर चुका है हॉर्टिकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। मतलब जिस तरीके से गेहूं हो गया, गेहूं से ब्रेड बना दिया, या फिर मिल्क वगैरह हो गया, उससे फिर और भी आइसक्रीम वगैरह या टॉफी वगैरह बनाने लगे हम आगे चल के, तो उस तरीके से एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं हम लोग साथ में मिलकर। इसराइल देखिए, इसराइल में सबसे अच्छी बात क्या है जो हम लोगों को सीखने को मिल सकती है, वो क्या है, यहाँ पर 90% जो वाटर है वो रिसाइकिल किया जाता है। मतलब अगर ये किसी पानी को यूज कर लेते हैं तो फिर से रीयूज करते हैं उसको, ठीक है। और 95% जो सीवेज है इनका वो भी रीयूज हो जाता है, जिसका एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि क्लोज साइकिल है, मतलब वाटर यूज हो रहा है, जो वाटर इन्होंने पहले यूज कर सकते हैं फिर से यूज कर रहे हैं। तो इनके पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो हमारे यहाँ पे जो ड्रोथ प्रोन एरिया है हमारे एरिया में, खासकर जो अगर आज की डेट में देखा जाए महाराष्ट्र में, राजस्थान में और गुजरात में, जहाँ पर एग्रीकल्चर, जहाँ पर जो फार्मर है हमारे सुसाइड करते रहते हैं, तो अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा हम लोगों को हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरी साइड भी बता रहे हैं, विजिट की थी जब जो नीतिन याहू है उन्होंने चाइना की विजिट की थी, तो उन्होंने कुछ इसी तरीके की, जिस तरीके का डायलॉग हमारे लिए बोला है, इसी तरीके का डायलॉग उन्होंने चाइना के लिए भी बोला था, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसा ही है, तो हम लोगों को देखिए एक स्ट्रेटेजिक रूप में लेके चीजों को चलना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए हर एक कंट्री सबके लिए ऐसी बात करती है, कोई भी किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करता है, खासकर जो ओपन वर्ल्ड लेवल पे है। अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर वही है, रिलेशन बिगड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर ट्रेड का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो बात अपनी जगह पर, लेकिन हमको अपने रिलेशन अच्छे लेवल पे चलना चाहिए। जिस तरीके से हम आज की डेट में इनके साथ में इनोवेशन के रेल में, इनोवेशन के एरिया में या और भी सारे एरिया में हम लोग इनके साथ में अपने अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, तो हमको अपने ऊपर फोकस देना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ में वो कंट्री क्या कर रही है। बस हमको सोच समझ के चलना चाहिए, आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे खासे हमने इनके साथ में कॉन्टैक्ट बनाया, अच्छे खासे हमने इनके साथ में मतलब अपनी एमओयू साइन किए हैं। अब उनको इंप्लीमेंट करने के लिए टास्क फोर्स भी बनाई जा रही है, जिससे ये समझ में आता है कि हम रिलेशन को एक अच्छे लेवल पे, अच्छे ट्रैक पे ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात निकल के सामने आती है। तो अच्छा खासा आर्टिकल है, आप लोग चाहे तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया और इजराइल के रिलेशन को आज तक छुपाया जा रहा था और अब खुल के सामने आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप अपना व्यू दे सकते हैं। जैसे कि कल संडे है तो संडे को आर्टिकल कोई डिस्कस नहीं होता है, संडे को मैक्सिमम कोशिश किया करो कि रिविजन किया करो जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। तो आप लोगों का फोकस इस पर होना चाहिए, रिविजन पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। तो रिविजन पर इसीलिए संडे में डिस्कस नहीं किया जाता, तो आप लोगों को रिविजन कीजिए और इसका आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा। इंडिया और इजराइल के रिलेशन के ऊपर हम 2-3 दिन से ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिकल हॉर्स के ऊपर बात की गई है, मतलब इलेक्ट्रिकल गाड़ी के ऊपर जिक्र किया गया है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से, देखिए होता क्या है, अगर नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकल गाड़ी यूज करना स्टार्ट कर दे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, सबसे बड़ी बात ये होगी कि देखिए पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उनको यूज नहीं किया जाएगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है बैटरी। अगर बैटरी अच्छी है तो हम लोग इसका अच्छे से यूज कर पाएंगे, अगर बैटरी अच्छी नहीं है तो यूज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा फोकस होता है चार्जिंग का, किस तरीके से उसको चार्ज करना है, ओके। जिस तरीके से आज की डेट में पेट्रोल मिलता है, कुछ दिनों बाद आप लोगों को इस तरीके के चार्जर पॉइंट मिलेंगे जहां पर गाड़ी को खड़ा करके चार्ज किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ फ्यूचर में देखने को मिलेगा बड़ी जल्दी। आगे चलते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है। अगर देखिए अगर हमको बढ़ाना है, ये ई व्हीकल हमको बढ़ाने हैं और हम चाहते हैं कि इनका अच्छे से ट्रेड होने लगे, तो हमको कहीं ना कहीं टैक्स इंसेंटिव देना पड़ेगा, मतलब टैक्स में छूट देनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज की डेट में अगर पुराने टाइम से देखा जाए, हम काफी लंबे समय से एक शानदार ग्रोथ चल रहा है हमारा, स्पेक्टिकुलर होता है, शानदार ग्रोथ हमका चल रहा है इस साइड में, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखिए, अगर देखा जाए तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे आ रही है, पर लेकिन और भी अच्छे लेवल पे तब आ पाएगी जब हम ये इस तरीके की एक्टिविटी है टैक्स लगाना कम कर दें और इनकी इस तरीके के ट्रेड पे मतलब हम अच्छे से छूट दें सब चीज़ों में। जो भी इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जो यूज होते हैं, उनको भी टैक्स की छूट से, टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए, तो तब जाकर हम इस पर फोकस दे सकते हैं अच्छे से। और तब हम जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उनसे दूर हटके आएंगे और तब हम इस एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है उन पर चल पाएंगे, ठीक है। क्विस्ट होता है खोज। अगर खोज के रूप में देखा जाए तो आज की डेट में स्वीडन में बहुत अच्छे लेवल पर वर्क चल रहा है और भी कई कंट्री है, चाइना में भी फोकस दिया जा रहा है। और देखिए 2019 तक फोकस दे रहे हैं कि अच्छे लेवल पर डेवलप किया जाए और कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की बात चल रही है जो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड चीजें हैं उनका, ठीक है ना। तो ये स्वीडन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि चाइना के द्वारा ली गई है, ठीक है। तो नाम याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए चल क्या रहा है। इतने नाम आप लोग रट भी नहीं पाएंगे,
ओके। इसके अलावा देखिए क्या है, जो डिसीजन है, अगर कहीं पे हम आज की डेट में अगर शिफ्ट होना चाहते हैं, जो पेट्रोलियम और डीजल व्हीकल से शिफ्ट होना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबिलिटी। मतलब हम लोगों को इतनी रेंज में लाना पड़ेगा कि लोग बाग इसको अफोर्ड कर सकें, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, वो है बैटरी। बैटरी अच्छे से वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर से चले और 2-4 किलोमीटर चलने के बाद में फिर धक्का मार के उसको चला रहे हैं, बैटरी डाउन हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइनीज फोन की तरह नहीं होनी चाहिए चीजें कि चलनी बंद हो गई बीच में, तो अच्छे लेवल पे वर्क करना चाहिए इनके ऊपर, तो वो बात निकल के आती है। तो देखिए सबसे बड़ी बात इसके अलावा ये भी है, अगर रिप्लेस करना चाहते हो तो सबसे पहले हमको अच्छे से इनोवेशन करना चाहिए। और सबसे अच्छे से इनोवेशन करने वाली जब बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि बैटरी जो है उनको किस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा। इतनी सारी मिलियंस ऑफ बैटरी आएंगी निकल के, किस तरीके से उस पर वर्क किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही रहती है मिला जुला की बैटरी पर अच्छे से वर्क करें और तो सब चीजें ढंग से हो सकती है, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी ये बोला है, देखिए वो हमेशा क्या करती है, उनकी रिपोर्ट निकल के आती है, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रिपोर्ट है उसके बेस पर उन्होंने बोला है कि ग्रोथ अच्छी दिख रही है, 60% की ग्रोथ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात वही होती है कि हम किस तरीके से इस ग्रोथ को हम सस्टेन कर पा रहे हैं, फ्यूचर में इसको किस तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं। ग्रोथ चल तो पाती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, ठीक है ना, आपका मतलब 5th क्लास में आगे फर्स्ट डिवीजन आ गया, फिर उसके बाद में किसी में 3rd आ रहा है, किसी में 16th प्लेस आ रहा है, किसी में 20th आ रहा है, फिर जाके आपने एक बार मतलब जाके 10th में आपने फिर से फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, तो उस तरीके से वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है, तभी आप लोगों की जो एस्पायरेशन है उनको कंप्लीट कर पाएंगे, वरना एक दिन सही चल रहा है और अगले दिन सही नहीं चल रहा है, वो आप लोग ढंग से चीजों को टैकल नहीं कर पाएंगे, ओके। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर देखा जाए आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर देखा जाए तो जो लाइट व्हीकल है ओनली 0.2% आज की डेट में है वर्ल्ड में। और टेस्ला कंपनी है वो फोकस कर रही है बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर। वो क्या कर रही है, वो देखिए उसका डिबेट चल रहा है बहुत ज्यादा किस चीज को लेकर, कि वो एक ऐसी मतलब उनका जो फोकस चल रहा है लगभग एक बार चार्ज कर दिया जाए तो 340 किलोमीटर तक चल सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक रेंज होगा अगर इस रेंज में हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात वही है कि बैटरी, अगर देखिए ये जान है बैटरी है यार, अगर इनको देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर बैटरी अच्छी रहेगी तो सब चीजें अच्छी फिर चलती रहेगी। तो सबसे ज्यादा फोकस यही होना चाहिए किस तरीके से बैटरी को मेंटेन हम लोगों को रखना है, टेक्नोलॉजी पे किस तरीके से फोकस देके हमको इनको चार्जेबिलिटी को अच्छे से बनाए रखना है। तो टेस्ला जो कंपनी है वो आउट ऑफ द बॉक्स आ रही है निकल के, तो वो बोल रही है कि हम एक ऐसी बैटरी प्रोवाइड कराएंगे जो मिनिमम 340 किलोमीटर तो चले, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, वहां पे भी ये बात की दी गई थी कि मैक्सिमम जो फोकस किया गया था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे करने की बात की गई थी। और फ्रांस ने भी बोला था कि पेट्रोल और डीजल को हम वॉश आउट कर देंगे 2040 तक, मतलब हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिक की गाड़ी चलानी स्टार्ट कर देंगे। इंडिया भी देखिए जिस तरीके से कमिटेड है अपना जो एमिशन घटाने के लिए कार्बन से रिलेटेड, और इसी तरीके से हमको भी इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपनी पॉलिसी भी उसी तरीके से बनानी चाहिए। और देखिए मैं तो सजेस्ट ये करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से अच्छा तो अपना अगर पार्क वार्क में घूमने जाते हैं कहीं पे आसपास वाले एरिया में जो बाइक उठाकर चलते हैं आप लोग, अगर बाइसिकल रखे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो साइकिल आप लोग रखे या फिर वॉकिंग डिस्टेंस की चीजों को वॉकिंग करके चला जाए तो वो ज्यादा बेटर है। और साइकिल तो सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित और सबसे टिकाऊ साधन है साइकिल। अगर देखिए सबसे मतलब हंसी भी आती है साइकिल का, अगर आपके साथ में किसी के साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाला भी साइकिल पे, चोट ज्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। आप लोग अगर मतलब पेट्रोल या डीजल लगा के कोई व्हीकल यूज करते हैं तो वहां पे आप लोगों का खर्चा बचेगा। इन्वायरमेंट में मतलब जो प्रॉब्लम होती है उससे आप लोगों को सहूलियत मिलेगी, इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है आपकी हेल्थ भी इससे मेंटेन बनी रहेगी, एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने सारे फायदे हैं इसमें। ये तो ट्विन 4-5 बोल सकते हैं, जो ट्विन 1 बोलते हैं, इसे ट्विन मतलब 1 in 4-5 बोल सकते हैं इसको। तो इतने सारे फायदे होते हैं इससे। तो देखिए साइकिल जहां भी फोकस लगे आपका कि साइकिल पे फोकस करे तो ज्यादा बेटर रहेगा आने वाले टाइम के हिसाब से। और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पे प्रेसिडेंट भी अपने ऑफिस में साइकिल पे जाते हैं। हमारे यहाँ तो लाल बत्ती से नीचे पैर रखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, हालांकि लाल बत्ती तो उड़ा दी गई है, पर फिर भी एक इलीट क्लास बनाने की कोशिश करते हैं इस वाले एरिया में भी। अगर इलीट क्लास इस तरीके से बनाए कि साइकिल पे आ रहे हैं सब, तो कितना अच्छा रहेगा। तो उस तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको डिफरेंट अपनी जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में आना पड़ेगा, वरना तो चीजें चली रही हैं तो वो चलती ही रहेंगी। चलिए यहाँ पे इसके बारे में मैंने जिक्र किया अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पेरिस बेस ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस क्या किया जाता है, ये जो बनाई गई थी, देखिए एक बार क्राइसिस आ गया था ऑयल में 1973 में, तो उस टाइम पे इसको डेवलप किया गया था कि किस तरीके से ऑयल से हमको दूर हटना है, किस तरीके से हमको दूसरी चीजों पे फोकस करके चलना है। तो यहाँ पे फोकस 3 ई पे रहता है, तो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर रहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर रहता है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर रहता है। और आज की डेट में तो किस तरीके से क्लाइमेट को फोकस करके चलना है उसके ऊपर भी इनका फोकस आ गया है। जो मेंबर है आज की डेट में 29 स्टेट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया और चाइना और रशिया जो है इसका मेंबर नहीं है, तो इसका मेंबर न होते हुए भी ये इनके साथ में कोऑपरेट करके चलते हैं जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वाले हैं। तो ये बात निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक कोऑपरेट करके चलना ही चलना पड़ेगा।
और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को। ये सबसे बड़ी फोकस इनका दिया जाता है, किस तरीके से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन चीज़ों पर फोकस किया जाए। सोलर वगैरह एजेंसी है, जो सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस देकर चलना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। पेज 1 और पेज 8 पर ये न्यूज है। मोदी जी ने टारगेट किया पाकिस्तान को बोला G20 की मीटिंग में देखिए कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको उसको रोकना चाहिए। और थोड़ा सा हालचाल पूछा इन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट का भी, जो आज की डेट में बहुत गुस्से में चल रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा हाल पूछा। देखिए अब कैसे हालचाल चलते हैं वो तो आगे पता चलेगा। जो हमारा इशू चल रहा है खासकर जो सिक्किम वाले एरिया में, तो वो वाला इशू किस तरीके से सॉर्ट आउट कर पाते हैं उस पर अभी भी दोनों अड़े हुए हैं। पेज 1 और पेज 9 पर न्यूज है, लालू प्रसाद यादव जी से रिलेटेड इन्होंने घोटाले किए हैं। होटल, जो रेलवे के होटल होते हैं उनमें स्कैम किया गया इनके द्वारा। तो यहाँ पर इनकी पत्नी, इनके बेटे और ये तीनों बंद गए हैं। तो देखिए किस तरीके से बातें निकल के आती हैं। और जो नीतीश कुमार जी हैं उनका भी एक अलग ही स्टेप निकल के आ रहा है। ठीक है, तो वो भी देखिए किसी न किसी तरीके से इनसे साइड में होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ये लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं साइड में हो जाएंगे लालू और नीतीश जी है, दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, जो इन्होंने अपना एक तरीके से जो शादी की थी इन्होंने अभी जो बिहार के इलेक्शन से पहले, वो टूटने वाली है, तलाक होने वाला है। तो देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को टैकल करने के लिए जो अलायंस बनाने की बात चल रही है उसके ऊपर मतलब काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए वो आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को पता चलता रहेगा, अभी कुछ नहीं बोला जा सकता इसके ऊपर। ये काफी अच्छी न्यूज हो सकती है। पेज 5 पर न्यूज है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, गंगा और यमुना को लाइव एंटिटी डिक्लेयर कर दिया गया था। मतलब ये था कि गंगा और यमुना को लीगल पर्सन माना जाएगा। अगर कोई भी गंगा और यमुना को कोई नुकसान पहुंचाता है तो क्या होगा, तो उस टाइम पर उस आदमी के खिलाफ ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा जिस तरीके से अगर किसी आदमी को कोई नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ लिया जाता है। ओके, तो ये किसके द्वारा डिसीजन दिया गया था, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था मार्च 2017 में। पर लेकिन अभी जो निकल के आ रहा है वो डिसीजन क्या निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पर हरिद्वार में बात बोली गई है, एक PIL दायर की गई, उसमें केस निकल के आया कि अगर इस तरीके से कुछ काम हो रहा है, मतलब जो पत्थर होते हैं उनको तोड़ फोड़ के बनाया जा रहा है, छोटे पत्थर बनाया जा रहा है, तो ये भी देखिए गंगा जैसे एरिया से जो उनके बेड से उठाए जाते हैं, इस तरीके की कई सारी एक्टिविटी होती है जो कंस्ट्रक्शन में मतलब आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये बात बोली जा रही थी कि क्या बोला गया था कि देखिए गंगा के जो गंगा प्रोजेक्ट के हैं उसके डायरेक्टर और चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल जो उत्तराखंड के हैं उनको लीगल पेरेंट बोला गया था, मतलब वो इसका ख्याल रखेंगे। पर लेकिन अब क्या बोला गया है, देखिए इस तरीके की एक्टिविटी होंगी ही होंगी सोसाइटी में, उनको आप लोग नहीं रोक सकते। तो अब ये बोला गया है कि उस पर स्टे लगाने की बात चल रही है, जो लीगल एंटिटी की स्टेटस देने की बात की गई थी, क्योंकि अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो इनके हिसाब से हम लोगों को चलना ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। आगे देखिए किस तरीके से आता है आर्टिकल, फिर से डिस्कस कर लेंगे। पेज 12 पर ये न्यूज है, यूनिवर्स जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करता है, उन्होंने क्या किया है, यहाँ का ये है हीबोर्न। तो ये वाला एरिया आप लोग देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर, खासकर मुस्लिम और ज्यूज दोनों के लिए। तो रिलीजियस पैलेस भी है, तो इसको क्या कर दिया गया है इसके द्वारा, तो इसको डेंजर लिस्ट में बोला गया कि ये डेंजर लिस्ट में आ गया है। तो डेंजर लिस्ट में आने से कई सारी बातें और निकल के आती है। तो अगर ये डेंजर लिस्ट में आता है तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट डालता है। देखिए कि ये बात निकल के आती है कि ये वाला एरिया काफी कॉन्फ्लिक्ट जोन में है। ठीक है, तो इजराइल सीधे इजराइल के ऊपर मतलब उंगली उठाने वाली बात आ जाती है यहाँ पे। तो आगे क्या बात होगा, इसको हर ईयर इसको रिव्यू किया जाएगा कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखना है नहीं रखना है। तो कहीं ना कहीं ये बात बोली जा रही है कि ये इनके ऊपर नकेल कसने के लिए इजराइल वाले जो बातें करते हैं, मतलब ऑक्युपाइड करते जा रहे हैं एरिया को, तो उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऊपर लेबनान हो गया, यहाँ पे सीरिया हो गया, आसपास वाले एरिया में मेडिटेरेनियन सी हो गया, इजिप्ट हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना ये सारी चीजें। ये पेज 11 पर न्यूज है, इंडिया लाइक टू राइज द शुगर टैक्स। इंपोर्ट पर मतलब शुगर टैक्स बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मर जो है, जितना भी हमारे फार्मर जो गन्ना उगाने के बाद में जो चीनी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, उनका मार्केट में प्राइस बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से खरीद लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बताना है कि शुगर प्रोड्यूसिंग में या फिर कैन मतलब शुगर कैन प्रोड्यूस में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, घटता हुआ कौन सा है, स्टेटों के नाम लिखने हैं। और इसके अलावा आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर कैन कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। ये भी आप लोग नीचे घटते हुए क्रम में नीचे आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, फिर मंडे में जब डिस्कस करूंगा तो आंसर दे दूंगा। देखिए बोला क्या गया था कि आज की डेट में 40% है टैक्स, तो इन्होंने 50% कर दिया, पर जो मांग रही थी शुगर इंडस्ट्री वो 60% की बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ तो राहत मिली है। बाहर से जो शुगर आती है बहुत सस्ते में आती है, और जो हमारी शुगर है फिर उसको कोई खरीदता नहीं है, तो इसीलिए इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है ताकि बाहर वाली शुगर को हमारे लेवल में लाया जा सके। और शुगर में मतलब एक तरीके से मार्केट में जो प्राइस है वो एक तरीके से कंपटीशन बना रहे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सब इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। आप लोगों को याद रखना है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराने के लिए इंडस्ट्रीज के बीच में। ओके, तो इस तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए पेज 13 पर न्यूज है, ये
देखिए अगर कोई मर्जर किया जाता है तो उसको ईज करने की बात करें, मतलब कोई कंपनी है मर्ज हो रही है आपस में, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा टेलीकॉम कंपनी कई सारी मर्ज हो रही थी, तो किस तरीके से उनको ईजिली मर्ज किया जा सके तो उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। ठीक है, तो पहले जो काफी लंबा टाइम लगता था अब उसको घटा दिया जा रहा है और कम कम टाइम में लेके आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये काम किया जाता है ये भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कंपटीशन बनाए रखने के लिए। ये आता किसके अंदर है ये आप लोग याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आता है ये। ठीक है, तो इस तरीके की बातें कई बार आ जाती हैं कि ये किसके अंडर में आता है, और ये कंपटीशन कमीशन के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अच्छा ये बताइए स्टैब्लिश कब किया गया था ये, ठीक है ना, और इसके चेयरपर्सन कौन है ये मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूँ अभी 4-5 दिन पहले आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो रिवीजन करते रहिए, देखिए रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा पढ़ाई है, तो रिवीजन को भी उतना ही ज़्यादा साथ में लेके चलिए आप लोग। इसके अलावा वेनेजुएला की मैंने क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से वेनेजुएला की कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल हो गया, और करेंसी के बारे में पूछा था जो कि वहाँ पर भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मैंने पूछा था आप लोगों से संग्रीला, ये था संग्रीला डायलॉग, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। तो नाम किसके बेस पे है, यहाँ पे सिंगापुर में होटल है उसके नाम पे यहाँ पर इसका नाम पड़ा है। तो ये स्टार्ट हो गया था 2002 से। तो होता किस लिए है ये देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडी, ठीक है ना, स्ट्रेटजिक स्टडी। तो उसके बेस पे ये किस तरीके से 28 एशियन जो पैसिफिक स्टेट है वो मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, सबके डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, एनुअली मीटिंग करते हैं, तो किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है आसपास वाले एरिया में, तो उन सब चीज़ों पे ये डिस्कशन करते हैं। तो इससे रिलेटेड है। इंडियो कंपनी के बारे में मैंने पूछा था, तो गुरुग्राम में इसका, जिसको गुड़गांव को गुरुग्राम बोलते हैं, यहाँ पर हेडक्वार्टर है, और ये इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंट्री नहीं, कंपनी नहीं है ये। एयर इंडिया को खरीदने की बात ये कर रही है। ठीक है, तो राहुल और राकेश जी जो है इसके मतलब फाउंडर है। याद रख सकते हैं ये लार्जेस्ट एयरलाइंस है आज की डेट में इंडिया की, जो सबसे ज़्यादा पैसेंजर को इधर उधर करती है। ठीक है, महाबलीपुरम के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, ये मतलब तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता है, काफ़ी रिलीजियस एरिया माना जाता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है, जो कि मैंने जून की बोला था अभी मर्ज कर दिया है, और जो ये डिस्कशन किया वो तो आप लोग मिल ही सकते हैं। और देखिए चीज़ों को शेयर भी कर दिया कीजिए जिससे दूसरों को भी फायदा हो सके। ठीक है, तो मिलजुल कर काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए मुझे सजेशन मिला था कि डेली में जो है यहाँ पर ये भी डेली डाला करूँ, मतलब हमको किस तरीके से अपनी कंट्री को साफ सुथरा बनाना है, तो इसलिए मैंने ये भी यहाँ पर डाल दिया, जिससे कि आप लोग डेली सुनेंगे तो आप लोगों के माइंड में तो थोड़ी बातें जाएंगी। तो ग्रीन बनाना है, क्लीन बनाना है, और अपनी सिटी, ये हमारा अच्छी सिटी का ड्रीम होना चाहिए, अपने देश को साफ सुथरा रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान में अपना प्रोत्साहन दीजिए और पानी भी सेव कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आता है तो चीज़ों को शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।